नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी। आज बात एक ऐसे विषय पे हम करेंगे जो आपको शायद तात्कालिक न लगे एकदम। आज चूँकि तरह तरह की आप चर्चाएं बंगाल पे, परमवीर चक्र मतलब परमवीर कांड पे सुन रहे होंगे, आज थोड़ी सी अलग हटके चर्चा करेंगे क्योंकि ये चर्चा थोड़ी गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आपके लिए, पूरे देश के लिए, सामाजिक संरचना के लिए, शासन के लिए, सरकार के लिए, राजनीति के लिए। तो थोड़ा सा अलग हटके हमने एक टॉपिक चुना। वो टॉपिक है आरक्षण का। अब आप कहेंगे आरक्षण का मुद्दा कहाँ से आ गया? हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि कई जगहों से आवाज़ें उठी हैं कि आरक्षण की जो अभी सीमा है 50%, टू बी प्रिसाइज 49.5%, उसको और बढ़ाया जाए। इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि महाराष्ट्र में मराठा एक क्लास है जिसको आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, पिछली सरकार ने एक प्रस्ताव बनाया और उसको पास किया अपनी विधानसभा में, और उसको कुछ लोगों ने चैलेंज किया। मराठा यहाँ का एक बहुत बड़ी आबादी है, करीब 30% की आबादी है, उसको ओबीसी के तहत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया। उस आरक्षण के प्रस्ताव को बॉम्बे हाई कोर्ट में जब रखा गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, यानी उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ ये ठीक है, आप दे सकते हैं। 16% उन्होंने किया था, तो 50 से ऊपर 16% ले जाने की कोशिश थी, लेकिन उसको उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम किया कि 12 और 13% नौकरी और शिक्षा में कर दीजिए और ओके है। अब आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें यह है कि हमारे यहाँ 50% आरक्षण की लिमिट है, लक्ष्मण रेखा बनाई गई है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं जिससे विषय समझने में आसानी रहे। मंडल कमीशन आपने सुना होगा, काफ़ी देश में चर्चित था, बड़े आंदोलन हुए थे। तो मंडल साहब थे जो उन्होंने 1979 में एक प्रस्ताव बनाया कि कैसे आरक्षण की व्यवस्था हो उस वर्ग के लिए जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। तो ये मामला उतना पुराना था, लेकिन 1992 में जाकर के ये लागू हुआ जब वीपी सिंह की सरकार आई, और इसको बड़ा एक फेमस केस है इंदिरा साहनी का जिसके ज़रिए चैलेंज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 6 और 3 के अपने फैसले से इसको लागू कराया। तो उसमें यह तय हुआ कि जो पहले 22.5% SC ST को मिलता है उसमें और जोड़ दिया गया 27%, तो ये हो गया 49.5%, लेकिन कहा कि इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब उसी फैसले में 2 बड़े ट्रिकी पॉइंट रखे गए। एक ये कहा गया कि इससे ऊपर इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रशासनिक कार्यकुशलता पे असर पड़ेगा अगर बहुत ज़्यादा आरक्षण किया गया, इसलिए ये लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। लेकिन उसी फैसले में एक छोटी सी लाइन नीचे जाती है जो ये कहती है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कहानी सही चली। अब राज्यों में अलग अलग इस पर विचार होने लगा कि राजनीतिक तौर पे कि हमको ये आरक्षण देना है, तो महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की, चर्चा चली। तमिलनाडु में काफ़ी पहले से दिया जा चुका, वहाँ पे 69% रिजर्वेशन है क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन करने के बाद इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया था जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी उस पर चर्चा नहीं होती, तो वो चल रहा। तो वो एक अपवाद कह सकते हैं आप। लेकिन अब इसकी कई राज्यों से जाट आरक्षण आप सुनते होंगे, गुर्जरों का आरक्षण आप सुनते होंगे, सबकी मांग होने लगी है। तो आज का जो मूल सवाल ये है कि क्या आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जाए या नहीं जाए, और अगर जाए तो क्या कोई संवैधानिक स्थिति खड़ी होती है या नहीं होती है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, जब ये फैसला मामला गया उनके पास, कि एक बार राज्यों की इस पर राय ले लेनी चाहिए कि क्या इसमें बदलाव का वक्त आ गया है, इसको चेंज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि 50 से ऊपर भी आरक्षण जा सकता है। इसमें भी 2 पेच हैं, समझ लीजिए। एक, जो बदलाव किया गया उसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि कौन बैकवर्ड क्लास है, इसका नोटिफिकेशन तय वो करेंगे। तो इसमें कुछ लोगों का कहना है कि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है क्योंकि राज्यों का बहुत सारा अधिकार केंद्र की तरफ चला जाता है, जो 102 नंबर का जो संशोधन था उसके तहत। तो ये भी एक सवाल उठता है कि क्या उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो अब इसी बात बातचीत करेंगे। मूल सवाल ये है कि क्या आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, और अगर बढ़ाई जानी चाहिए तो उसके परिणाम दुष्परिणाम क्या होंगे, और तीसरा कि इससे क्या कोई संवैधानिक फेडरल इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्या। हमारे साथ जो बहुत ही विशेष मेहमान हैं उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। विजय कुमार पांडे जी हैं जो भारत सरकार में सचिव रह चुके हैं, तो प्रशासनिक तौर पे इसको समझने में आसानी होगी। विराग गुप्ता जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, कई सारी किताबें लिख चुके हैं और संवैधानिक तौर पे भी काफ़ी जानकार हैं। डॉक्टर अमित नोवार हैं जो यूथ फॉर इक्वालिटी के प्रवक्ता है, इनसे भी बातचीत होगी। आशुतोष जी हैं, परिचय की ज़रूरत नहीं है, फाउंडर हैं सत्य हिंदी के, और इस विषयों में काफ़ी हमारी बातचीत होती रहती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, यूट्यूबर हैं और इनका भी सामाजिक सरोकार रहता, काफ़ी बातचीत हमारी उचित रहती है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा संविधान वाले मामले में समझ लेते हैं वकील साहब से। तो विराट सर,
जो बात रखी है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि क्या राज्य अपनी राय दें, इसको बदलने का, बढ़ाने का समय आ गया है, इस पे एक टिप्पणी। और दूसरी टिप्पणी, इससे कोई दिक्कत लगती है आपको संवैधानिक तौर पे, किसी फंडामेंटल राइट का या किसी आर्टिकल का उल्लंघन होता है? नहीं, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है मामला, मुझे नहीं लगता है कि लॉजिकल एंड पे पहुंचेगा, लेकिन बर्रे के छत्ते पे उन्होंने हाथ रख दिया है। और एक राज्य के विषय पर जो पूरे देश में एक नई चर्चा शुरू हुई है, उसको मैं 3 तरीके से देखता हूं। पहला, कि सन 1990-91 जब मंडल कमीशन और उसी दौर में जब इंदिरा साहनी का फैसला आया था, तो वो एक भारत का एक संधि काल था, ट्रांजिशन पीरियड था। 2 चीज़ें उस समय शुरू हुई। एक रिजर्वेशन वाला मामला चालू हुआ राजनीतिक लाभ के लिए, और दूसरा उदारीकरण और एक आर्थिक जो पूरी नई एक हमारी इकोनॉमी बनी। तो 30 साल बाद हम वहीं के वहीं हैं। ये सामाजिक और जो ये हमारा विमर्श है रिजर्वेशन का, इसका मतलब ये है कि 30 सालों में हमारी स्थिति और बिगड़ी है। ये राज्यों द्वारा पारित कानून से जाहिर है। और अंग्रेजों ने जो बांटो और राज करो की जो नीति अपनाई थी, उसको सारे राजनीतिक दलों ने मौन स्वीकृति दी है। और उससे हुआ क्या है कि जो संविधान और नियम हैं वो अपवाद बन गए हैं, और जो अपवाद हैं वो नियम बन गए हैं। उसकी वजह से कोई भी रीजनेबल बात करने की बात ही नहीं होती है। महाराष्ट्र में जब ये कानून बना तो सारे विधायक, लगभग आई थिंक 288 के आसपास थे, किसी ने विरोध नहीं किया। राज्य में, केंद्र में सारे राजनीतिक दल एक दूसरे से विरोध करते हैं, लेकिन जब संविधान और नियमों की अवहेलना की बात आती है तो सारे राजनीतिक दल एक गिरोह के तरह आपस में रजामंदी कर लेते हैं। अब कोई आदमी इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि क्रीमी लेयर क्या है। कोई आदमी ये बात नहीं करना चाहता है कि संविधान पीठ ने जो 9 जजों ने जो फैसला दिया था उसका उल्लंघन कैसे हो रहा है। और चुनावों के पहले केंद्र सरकार ने 10% का फैसला दे दिया। तो नए नए जो वर्ग, नए नए जातियां, नए नए आर्थिक ग्रुप क्रिएट किए जा रहे हैं, और सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। उसके बाद ये रिजर्वेशन का फायदा क्या है, सिवाय इसके कि मूल मुद्दों से राजनीतिक दलों को जवाबदेही नहीं करनी पड़े। रिजर्वेशन को अगर कोई सपोर्ट करता है तो उस विशेष सर्किल का हिस्सा है, और अगर रिजर्वेशन को आप विरोध करते हैं तो एक सामाजिक तौर पे प्रतिगामी माने जाते हैं। और यहाँ पर नियम बिल्कुल से उनकी अवहेलना होती है। इसमें मुझे इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा टर्म है, यहाँ से अपनी बात खत्म करूंगा, जिसको ग्रेसम्स लॉ बोलते हैं। तो ग्रेसम्स लॉ में क्या होता है कि खोटे सिक्के जो होते हैं वो अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। तो जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन पद्धति से और इस रिजर्वेशन में विमर्श में दोनों जगहों पर मुझे नहीं लगता है कि कानून या नियमों का कोई स्थान बचा हुआ है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि नियम जो है अब वो अपवाद हो गए और अपवाद नियम की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। विजय कुमार पांडे जी, जो फैसला का बार बार हवाला दिया जा रहा है 1992 का इंदिरा साहनी वाला मंडल कमीशन के नाम जिसको हम जानते हैं, उसमें एक लाइन नीचे लिखी गई थी जब 50% की लक्ष्मण रेखा खींची गई कि इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए वरना प्रशासनिक कामकाज में टैलेंट की कमी हो सकती है। इसी आधार पर उन्होंने रखा। अब मेरा सवाल आपसे ये, चूँकि आप बहुत ऊंचे पद पे काम कर चुके हैं, क्या ये जो अब विमर्श उठ रहा है इसकी ज़रूरत है या नहीं है, और अगर हुआ तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए वाजपेयी जी, जो मेरा अनुभव है वो ये है कि रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया लागू की गई, उसके बाद जब उसमें बढ़ोतरी आई 90 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद ये कभी देखने का गंभीरता से प्रयास आज तक नहीं किया गया कि आखिर ये रिजर्वेशन पॉलिसी का कितना लाभ हुआ प्रशासनिक तौर पर और कितना लाभ हुआ सामाजिक तौर पर। देखिए, ये प्रश्न बहुत बड़ा इसलिए है कि इसके साथ हमारी संवैधानिक जो स्थिति है वो जुड़ी हुई है। दूसरा, जो मौका परस्त राजनीति की स्थिति वो जुड़ी हुई है। आप अभी विवेक जी ने भी पहले कहा और आपने अपने इंट्रो में बताया कि अधिकांशतः रिजर्वेशन का मुद्दा सिर्फ शुद्ध राजनीति से प्रेरित होकर उठाया जाता है, चाहे वो जाट आंदोलन का जाट आरक्षण का हो, चाहे मराठा आरक्षण का हो, चाहे तमिलनाडु का हो,
चाहे 10% गरीबों का, अब आप देखिए 10% गरीबों को, जिसमें 102 का संवैधानिक संशोधन लाया गया, जिसके आधार पर ये मामला एक नया हुआ, 10% गरीबों को आरक्षण देने का निर्णय कब लिया गया? आप याद करें, ये निर्णय लिया गया जब लोकसभा 2019 के चुनाव कुछ ही महीने दूर थे। जी। क्या इसकी आवश्यकता 5 साल पहले या 10 साल पहले लोगों को महसूस नहीं हुई थी? इसकी आवश्यकता सिर्फ महसूस तब होती है जब एक आप जनता के सामने ऐसा लुभावना, या जिसे कहते हैं लोगों को एक तरह से भड़का देने वाला एक चीज़ आप सामने रखते हैं। यही स्थिति हर बार चुनाव जब आते हैं तो आप देखेंगे कि आरक्षण पे चर्चा तुरंत शुरू होती है और हम इतना बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे। मैं एक 2-3 बिंदु रखना चाहूँगा, इसकी ज़रा समझ लें हम लोग। इस देश में सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलाकर लगभग 2.25 करोड़ की नौकरियां टोटल है। इसी की सारी लड़ाई है, उसमें 50% पूर्व से ही आरक्षित हैं। मतलब आप समझ लें कि करीब 1 करोड़ नौकरियां बची हुई हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, इनमें भी और आरक्षण बढ़ाया जाए। देखिए, संविधान में व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि आप आरक्षण बढ़ा सकते हैं, लेकिन संविधान में ये भी कहा गया है कि आप जो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर, जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। उसमें एक्सेप्शन दे दिया कि अगर सरकार चाहे तो बढ़ा ले। लेकिन संविधान ने दोनों चीज़ें दी कि भाई देखो, सोच समझ के काम करो, अगर ज़रूरत महसूस हो कि कोई आरक्षण देने की ज़रूरत हो तो कर लो, लेकिन ऐसा न करो कि जिससे कि रहने के स्थान के आधार पर लोगों को इस देश में नौकरियों से वंचित किया जाए। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, और हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि देश किधर जा रहा, समाज किधर जा रहा, इकॉनमी किधर जा रही, देश की स्थिति किधर जा रही। उन्हें एक चीज़ से मतलब है, उन्हें क्या तात्कालिक लाभ इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप वाजपेयी जी समझिए कि जब 1 करोड़ नौकरियां जो आरक्षण से बाहर हैं वो बची हुई हैं, उनमें हर साल कितनी नौकरियां निकलती हैं, जिस पर आप एक व्यक्ति जब नौकरी में घुसता है तो करीब 30 साल नौकरी करता। तो अगर आप मोटे तौर पे गुणा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में 4 लाख नौकरियां पूरे देश में, सभी सरकारी नौकरियां मिला रहा हूं मैं, निकलती हैं। और चाहने वाले कितने हैं एम्प्लॉयमेंट? 40 करोड़। आप ये सोचिए कि ये धोखा नहीं तो और क्या है, ये बांटने की ताकत, बांटने का बात नहीं तो और क्या है। इससे किसी को कुछ मिलना है? 4 लाख नौकरियां टोटल और 40 करोड़ लोग उन नौकरियों को चाहने वाले, और इसको लेकर पूरे समाज को बिखरा दिया गया है, उसको एकदम छितर बितर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है, वो सिर्फ कानून को इंटरप्रेट कर सकती है। जो भी कानून आप बनाएंगे उसको वह ये निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है कि क्या सही क्या गलत है। और वाजपेयी जी 50% का जो वो सीमा है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से लगा दिया। संविधान में ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको मन हो 100% कर लो, लेकिन इसका जो खामियाजा समाज और देश भुगतेगा, इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी लेगा। बिल्कुल। अंतिम बात मैं कहूँगा कि प्रशासनिक जो नुकसान इससे होता है वो सबके सामने है। जी जी। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ऐसा संविधान में, लेकिन जब मंडल कमीशन ने पूरी अपनी रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि 52% लोग सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे पिछड़े, इसलिए उनको लाया जाए। इसमें जाति नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आज ये शो बहुत फैक्चुअली हम कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग के जो भ्रम है कि जाति के आधार पर नहीं, ये क्लास के आधार पे है, पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक आधार पे अभी 110वां संशोधन करके 10% डाला गया, तो टेक्निकली भी 60% रिजर्वेशन आप मान के चलिए, कहीं कहीं 52-53 चलता है। आशुतोष जी, वक्त की ज़रूरत है क्या कि 50% से ऊपर आरक्षण ले जाया जाए, या सिर्फ एक ये पॉलिटिकल स्टंट है जैसे पांडे जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये आप इतना गंभीर सवाल है कि इसको हम एक सेंटेंस में, एक लाइन में हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जातियां हैं और जातियों के आधार पे लोगों के साथ विभेद होता है, उनका अपमान होता है, उनका असम्मान होता है, उनका तिरस्कार होता है, उनका परिष्कार नहीं होता है। तो अगर हम इस बात को समझेंगे तब शायद इस आरक्षण की जो मूल आत्मा है उसको हम समझ पाएंगे। क्योंकि जो ये बार बार कहा जाता है कि दरअसल आरक्षण तो जातियों के आधार पर लोगों को बांटने का एक काम है, वो शायद बाबा साहब अंबेडकर को शायद ना तो समझते हैं ना ही समझने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जब वो न्यूयॉर्क से पढ़कर आए और उन्होंने उनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया, उसके बाद भी उनके साथ जिस तरीके का सामाजिक बहिष्कार और डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक है।
उस पीड़ा को ना तो हम समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर या उस तबके के लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो आरक्षण की जो मूल आत्मा है वो इसमें है कि हजारों सालों से समाज के एक बहुत बड़े तबके को हमने तिरस्कार की नजर से देखा और उनको तमाम चीजों से बहिष्कृत किया, उनको सामाजिक तौर पर अपने बराबर नहीं माना। यह है आरक्षण का असली कारण, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। आज जो लोग आरक्षण को मेरिटोक्रेसी से जोड़ने की बात करते हैं, मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 1991 में जब 90 में जब मंडल कमीशन लगा था, क्या उसके पहले इस देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं था? क्या इस देश के अंदर गरीबी नहीं थी? क्या इस देश के अंदर गुर्बत नहीं थी? क्या हिंदुस्तान एक बहुत ही गरीब देश नहीं था? और जब आरक्षण लगा उसके बाद से अगर आर्थिक स्तर पर अगर आप प्रगति को देख लीजिए तो क्या वो किस वजह से हुआ? क्योंकि 50% लोग तो आरक्षण के रास्ते से आए थे। तो ये तर्क अपने आप में बहुत ही भौंडा तर्क है, इस तर्क को मैं कभी मानता नहीं हूं। क्योंकि अगर ये क्राइटेरिया है कि प्रगति भारत की रुक गई क्योंकि मेरिटोक्रेसी में 50% लोग वो आगे जो मेरिट में नहीं आने वाले थे, और विराग जी ने भी एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया, खोटा सिक्का, तो मुझे अफसोस है उनके इस शब्द के इस्तेमाल को कि आप एक पूरे के पूरे तबके को आप खोटा सिक्का बताने की कोशिश करते हैं। हकीकत क्या है? तबके को नहीं, ये आशुतोष जी एक सेकंड आशुतोष जी एक सेकंड, इससे पहले कि गलत मैसेजिंग चली जाए शो में, मेरे ख्याल में उन्होंने तबके को नहीं कहा था, उन्होंने कानून के तौर पे कहा था। विराग जी आप स्वयं क्लियर करें। देखिए मैंने बोला था विचार के तौर पे बोला था, मैं आशुतोष जी से पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने कहां से कहां व्याख्या की, मैंने ये बोला था कि जब समाज में जब विचार की प्रक्रिया गलत तरीके से हो जाए और उसमें जो 3 मुद्दे हैं जिस पर कोई विमर्श करने के लिए तैयार ही नहीं हो। पहला मुद्दा कि मंडल कमीशन या कोई भी कमीशन जब जिस बेसिस पे आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित करता है वो अपडेटेड डेटा आपके पास नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है वो शैक्षणिक तौर पे दी गई है। मैं सेकंड आऊं, मैं सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन चाह रहा था। एक सेकंड करता हूं मेरा एक सेकंड बस, एक सेकंड में कि विधानसभा और संसद में जब विमर्श नहीं होता है उन लोगों को मैं जनप्रतिनिधियों को खोटा सिक्का बोल रहा हूं, किसी तबके को नहीं बोल रहा हूं। जी नहीं विराग जी, मैं इसीलिए आगे बढ़ने से पहले कि कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। आशुतोष जी रुकिए थोड़ा एक मिनट और आते हैं इसमें। मैं विराग जी की बातों को मैंने गलत समझा तो उसके लिए मैं उनके नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनसे माफी चाहता हूं। अरे सर मेरा कोई इंटेंशन उनकी नहीं, आई एग्री, इसीलिए मैंने कहा कि मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो, पहले क्लियर। अब दो बातें ये है, संक्षेप में रखिए सर। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर जो ये आर्थिक स्तर पर आरक्षण देने की बात की जा रही है, या जो समाज के राजनीतिक तौर पर सामाजिक तौर पर बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं, अगर वो आज आरक्षण मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसको भी गहराई में जाके समझने की जरूरत है कि क्या कारण है कि गुजरात के जो पाटीदार समाज है, या महाराष्ट्र का जो मराठा समाज है, या आंध्रा का जो कापू समाज है, या जाट और गुर्जर समाज है, वो क्यों आरक्षण की मांग कर रहे हैं? क्या उसके पीछे राजनीतिक कारण है या उसके पीछे कुछ बहुत ही गहरे आर्थिक कारण है? क्या वो अपने आप को कहीं कोई असंतोष की दीवार तो वहां नहीं खड़ी हो रही है? उसको समझने की जरूरत है। उसको जी आशुतोष जी एक मिनट रुकिए, अभी इस विषय को खोलेंगे क्योंकि आपने वहां तक पहुंचा दिया जिसके आगे का डिस्कशन थोड़ा सा बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है कि आरक्षण की जरूरत कहां तक है, अपलिफ्टमेंट तक है या कई पीढ़ियों तक है, कहां पे जाके रुकना चाहिए? क्योंकि अगर आपकी थ्योरी से चलें तो चूंकि सरनेम पीछे लगा हुआ है और वो कैसे हटेगा इसका फार्मूला मुझे लगता है किसी के पास नहीं है। लेकिन अभी 2 लोग और जरा इनसे भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आप बात आगे बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन, ये जो मसला खड़ा हुआ है, विचार होना चाहिए 50% से ऊपर होना चाहिए, पांडे जी तो डेटा भी दे रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि क्या उससे फायदा हुआ है? क्या 60 70 80 साल, कितने साल हो गए रिजर्वेशन को, अगर उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो फिर ये राजनीतिक एक जुमला है और क्या है? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा विषय आपने चुना और इस जो चर्चा की शुरुआत के पहले आपने बड़े अच्छे संदर्भ के साथ बताया और मुझे ठीक लगा कि आशुतोष जी ने समय से माफी मांग ली, क्योंकि किसी भी बात को पकड़कर समाज में विभाजन की तरफ ले जाने से वो बचे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन जो विजय पांडे जी ने जो बात कही उसको जरा ध्यान से सुनना चाहिए। बेवजह इसमें राजनीतिक मसला घुसाना, तो ये हम लोगों को नेतागिरी नहीं करनी है। हम में से किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि इस देश में सामाजिक आधार पर भी, जातीय आधार जिसको कहते हैं, और आर्थिक आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव होता रहा है।
बहुत लंबे समय से होता रहा। उसको देखते हुए एक व्यवस्था ये दी गई कि कुछ लोगों को जिनको बेसिक नहीं, जिनके पास है, जो प्राइमरी जिनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, जो ऊपर की पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए, जो लड़ ही नहीं सकते, तो हम उनको सरकारी नौकरियों में कुछ कुछ आरक्षण देंगे। उस आरक्षण से वो आर्थिक संपन्न होंगे, नंबर एक। दूसरा, जब सरकारी नौकरी में रहेंगे तो एक रुतबा, एक ओहदा मिलेगा। उस ओहदे के सम्मान में ही सही वो लोग जो उनको गलत निगाह से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे, वो दुरुस्त होंगे थोड़ा सा। अब इसके आगे की जो स्थिति थी वही हो गई गड़बड़। होना यह चाहिए था कि ऐसे जो भी लोग जो पहली पीढ़ी में, यानी पहला व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेता, वो कहता कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम अपने बच्चों को कहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव तैयार हो। लेकिन हो गई ये गड़बड़ कि वो जो जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी देने दिलाने का धंधा, और उससे भी आगे आप सोचिए, देश का कोई राज्य नहीं है जिसमें कोई राजनीतिक दल, अब जब मैं कोई कह रहा हूं तो उसमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई बचा नहीं है जो चुनाव से ठीक पहले यह ना बताता हो कि मैं इस जाति को पिछड़ा बना दूंगा, मैं इस जाति को दलितों में, एससी में शामिल कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देश में जो आरक्षण की व्यवस्था के जरिए सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की योजना थी, वो सब राजनीतिक दलों ने ध्वस्त कर दी। अब ध्वस्त करते हुए यहां तक मामला पहुंच गया कि जो मराठा, जो गुज्जर, जो जाट, या देश के हर हिस्से में जो छोटा बड़ा कोई भी हो, और ब्राह्मण और राजपूत भी कहने लगे कि भाई हमको चाहिए। वो क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ढांचा बदला। और इस देश के विकास में अगर 90s के बाद आर्थिक तरक्की हुई तो सिर्फ आंकड़ों के लिए दुरुस्त करने के लिए कि वो सरकारी क्षेत्र की वजह से नहीं हुई है, वो उस निजी क्षेत्र की वजह से हुई जहां आरक्षण नहीं है। लेकिन इसके जरिए मैं ये साबित करने की कतई कोशिश नहीं कर रहा हूं कि जो आरक्षण से आए उन्होंने सब गड़बड़ किया। गड़बड़ उस व्यवस्था में हुई जहां आपको सामाजिक और आर्थिक उन्नयन करना था, आपने उसको जाति से जोड़ दिया। जहां आपको लगा कि राजनीतिक लाभ होगा, एक ये वर्ग है तो उसको एससी से ओबीसी से एससी, या कुछ नहीं है तो उसको ओबीसी ऐसे शामिल करा दिया। और अब वहां जाकर हम पहुंच गए जहां 100 में 50, यानी आधा आरक्षण हो गया। मेरा यह मानना है कि यह बहुत बड़ा, जिसको कहें कि सबसे जरूरी वक्त है कि देश का हर वर्ग ये तय करे कि हमें अगर देश को आगे ले जाना है तो रोजगार के मौके कैसे बेहतर हो, आर्थिक गतिविधि कैसे बेहतर हो, और उसमें भी जो लोग बहुत नीचे खड़े हैं उनको हम पकड़कर ऊपर लाने के लिए एक बहुत न्यूनतम आरक्षण की व्यवस्था, हर्षवर्धन ओपन करें। देखिए, ये करना चाहिए। इस पूरी चर्चा का जो मूल है वो बहुत ही मतलब जबरदस्त ये इसलिए है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि क्या वक्त आ गया कि इस सीमा को 50% को बढ़ाया जाए, तो उसके अंदर कई सारे सवाल निहित हैं। एक, वो ये भी शायद परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि अब तक की लागू की गई पॉलिसी फ्लॉप है। नीरज जी, हाँ। एक छोटी सी चीज कि उस बहस को मैं पढ़ रहा था पूरा, तो उसमें यह भी है कि क्या आरक्षण पर अब पुनर्विचार की जरूरत है, और हम ये नहीं सुना सकते, वही कह रहा हूं, को करना है। मैंने यही कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि राज्य अपने व्यू दें, तो उस सवाल के अंदर ये अंतर निहित है कि अब तक की पॉलिसी फ्लॉप है, उसको ठीक से लागू नहीं किया गया, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्रीमी लेयर की समीक्षा होनी चाहिए, व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए कि क्या 69% लेकर के तमिलनाडु में सब ठीक हो गया, अगर नहीं ठीक हुआ तो क्यों नहीं ठीक हुआ। ये ऐसे सवाल जिनका हम यहां पे उत्तर ढूंढने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अमित, आपको क्या लगता है कि ये सीमा बढ़ा देने से फायदा होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग और ज़्यादा नौकरियों में आएंगे तो ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, और एक पीढ़ी से शायद नहीं, कई पीढ़ियों तक उनको मिले तो फ़ायदा होगा। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस प्लेटफॉर्म पर यूथ फॉर इक्वालिटी और हमारी संस्था से मुझे मौका दिया। ये सारा जो चर्चा, इसमें कई पैनलिस्ट ने बात किया और कई बार डिस्कशन, जो हमारा मूल मुद्दा है आज टेक्निकल पॉइंट के ऊपर कि 50% का सीलिंग जो है उसके बारे में पुनर्विचार करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये नहीं बोला गया था कि शायद इसको बढ़ाना है या बढ़ाना ही है, सिर्फ ये नहीं बोला गया था, पुनर्विचार की बात की गई थी। उसका क्या मायने है वो अलग अलग स्टेट्स अलग तरीके से देखते हैं, बट कई बार डिस्कशन हमारा इस पॉइंट पे चला जाता है कि पिछड़ापन और सदियों से हो रहा हमारे ऊपर अन्याय वगैरह वगैरह से रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं। एज अ ऑर्गेनाइजेशन यूथ फॉर इक्वालिटी हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि हम एंटी रिजर्वेशन है या रिजर्वेशन पूरी तरीके से खराब तरीका है। अपलिफ्टमेंट के लिए इनेबलिंग प्रोसीजर
ये एक है। लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स, चाहे वो अम्बेडकर जी हो, चाहे नेहरू जी हो, या इवन राजीव गांधी जी हो, उन्होंने इस 50% या एक टेक्निकल जो सॉल्यूशन है रिजर्वेशन, इसके बारे में क्या बोला था कि ये मेजोरिटी ऑफ सीट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये कभी भी विजन नहीं किया गया था कि रिजर्वेशन मेजोरिटी ऑफ सीट्स के ऊपर चला जाएगा। आज हमें समीक्षा करनी पड़ रही है इंदिरा साहनी की 9 बेंच के जजमेंट की, और बोला जा रहा है कि वो 11 बेंच पे भेजा जाए। उससे कितना फर्क पड़ेगा या किस तरह का डिस्कशन आएगा, या तो आप ये करिए कि जिन जिन राज्यों ने 50% से ऊपर लेके गए और इंदिरा साहनी को ऑलरेडी उन्होंने नहीं माना है या ब्रीच कर दिया है, उनका पहले आप रिजर्वेशन इंदिरा साहनी के अकॉर्डिंगली करिए, और फिर उसके बाद में आप डिस्कशन करिए। किस तरीके से होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप आज इसको चर्चा का विषय ला रहे हैं तो इंदिरा साहनी पूरी तरीके से लेटर एंड स्पिरिट में तो किया ही नहीं गया ना, अपने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। नहीं डॉक्टर अमित, देखिए ये विषय हमने कहा कि 2 लेवल पे, एक टेक्निकल है कि राज्यों के फेडरल सिस्टम और 102 110 राष्ट्रपति जी करे या कौन डिक्लेयर करे, ये एक बहुत छोटा और टेक्निकल इशू है। मूल मुद्दा जो जिसकी तरफ पांडे जी, आशुतोष जी, हर्षवर्धन या विराग जी इशारा कर रहे हैं कि जरूरत है कि नहीं है और उससे फायदा होगा कि नहीं होगा। तो आप चूंकि इक्वालिटी की संस्था चलाते हैं, नाम से लगता है कि बराबरी होनी चाहिए, तो क्या बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था जरूरी है, और चूंकि पहले की व्यवस्था नहीं ठीक चली तो और बढ़ा दिया जाए उसको? नहीं, वही आज का मुद्दा ये है कि 50% के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ। इसमें पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, ये नहीं जा सकता। और जैसे आप फर्स्ट स्पीकर उन्होंने बोला कि ये सब घूम फिर के वहीं आएगा, ये नहीं जा सकता। बिकॉज आप अगर किसी को आरक्षण 50% से ऊपर दे रहे हैं तो इसमें एक इक्वालिटी वाला प्रोविजन भी आता है कि क्या आप किसी को इनइक्वालिटी कर रहे हैं अगर आप 50% से ऊपर लेके जा रहे हैं तो अगर हम लोग, क्योंकि जैसे बताया गया कि सब कुछ सीमित है। अब इंदिरा साहनी ने तो ये भी बोला था कि हर 5-10 साल में आप इसको रिव्यू करिए, एनालाइज करिए, और जिनका हो गया उनको डीलिस्ट करिए। तो आज तक तो एक भी व्यक्ति को डीलिस्ट नहीं किया गया, इसीलिए तो इसे 50% के ऊपर जाने की मांग आ रही है, क्योंकि डीलिस्ट किसी को करना नहीं है, सबको एनलिस्ट करना है। तो ये कहाँ जाके रुकेगा? एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 100% रिजर्वेशन हो जाएगा। फिर आप मुझे बताइए कि आज एक प्रोविजन है हमारे पास में कि अगर 21%, 22% अगर हमारे पास रिजर्वेशन है SC/ST का, तो अगर उनमें जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो ओपन में कॉम्पीट कर सकते हैं। तो ओपन कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है या कोई सवर्ण लोगों का दल नहीं है, वो एक कॉमन पूल है। और वो एक कॉमन पूल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग वहां कॉम्पीट करके आ सकते हैं तो बाकी के लोग उधर रह सकते हैं। अब आप सारा ही दे देंगे, 100% बांट देंगे अलग टुकड़ों में, तो ये तो इंश्योर करेगा कि कल को SC/ST 21% ही रहेंगे क्लास के अंदर, 100 की क्लास में 21 बच्चे ही रहेंगे। आज भले 30 हो, लेकिन कल तो वो 21 ही रह जाएंगे, बाकी के दल अंदर आ जाएंगे। तो नहीं, तो फिर तो आप घूम फिर वहीं आगे जो पांडे जी कह रहे हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियों के लिए सारी मार चल रही है। 1 करोड़ नौकरी की सारी मार चल रही है। जी बताइए विराग जी। विराग जी देखिए, इसमें संवैधानिक तौर पर मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार को अख्तियार है कि वो राजकीय सेवाओं में किसी विशेष वर्ग को विशेष स्थान दे सकते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक तौर पे कोई दिक्कत है। और वो उस 92 वाले फैसले में भी कहा गया कि चाहे दे सकते, तो टेक्निकल इशू नहीं। बताइए अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं देखिए दिक्कतें हैं, और मैं थोड़ा सा एक सारी बातों को, क्योंकि आरक्षण के बारे में लोगों को बड़ी गलतफहमियां, बड़ी गलत जानकारियां हैं, और बड़े बड़े मैं जब लेख भी पढ़ता हूं उसमें भी गलत जानकारियां आती हैं। तो 3 क्षेत्रों में आरक्षण के लिए संविधान में व्यवस्था है: शैक्षणिक संस्थान, सरकारी सेवा और लोकसभा विधानसभा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 334। और जो 10 साल वाली व्यवस्था है वो सिर्फ संसद और विधानसभा है, बाकी जगहों पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, क्षेत्र के आधार पर, मतलब जन्म के स्थान पर, जैसा हरियाणा में किया गया, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और आर्थिक आधार पर संविधान में, मूल संविधान में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। जो बाबा साहब की संकल्पना थी वो थी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का था। ये दूसरी बात है। इसलिए जो बाकी जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है बाबा साहब के नाम पर, क्योंकि जो मूल वो थी वो सामाजिक और शैक्षणिक थी। तीसरे नंबर पर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेजेंट हियरिंग हो रही है, इस मैटर में मुझे नहीं लगता सब्सटेंशियल हो पाएगा, क्योंकि जो संविधान की जो व्याख्या की गई थी 9 जजों ने इंदिरा साहनी मैटर में, तो उसमें 9 जजों ने अगर कोई फैसला दिया है, उस फैसले को बदलने का अख्तियार इस बेंच को नहीं है। सर 11 जजों की बड़ी बेंच बनानी पड़ेगी। 11 जज बना देंगे। नहीं, अब मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं उसका एक समाधान दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा समाधान। वहीं पर मैंने बोला था ग्रेशम सलाह। समाधान ये है कि राज्य लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब भी नहीं दे रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट सर्वशक्तिशाली है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये रिपोर्ट मांगे कि पिछले 70 सालों में
आरक्षण का लेखा जोखा दीजिए, कितने आरक्षण हुए जो अभी आपके सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे, क्या आरक्षण हुआ जिसको रिव्यू बोलते हैं, कॉर्पोरेट भाषा में रिव्यू बोलते हैं, कितने आरक्षण दिए, कितने पद खाली हैं, क्या लाभ हुआ, क्या लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार जो है जनगणना के जो सामाजिक आर्थिक आंकड़े वो भी सार्वजनिक नहीं कर रही। तो देश की जनता को हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि यह जानने का हक है कि जो रिजर्वेशन जिसके बेसिस पे राजनीतिक दल अपनी सत्ता की गोटियां खेलते हैं उसका यथार्थ में कितना लाभ है, क्या उसका फायदा सिर्फ राजनीतिक दलों को भी मिला या वांछित वर्गों को भी मिला, ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इसको कर सकती है और इसको करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब वो ये बात जब राज्यों की तरफ से भी विकल्प आएगा कि हाँ 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 करना चाहिए क्योंकि सबको राजनीतिक फायदा लेना, तो ये मुद्दा तो सामने फिर आएगा ना सर। और ये 9 वाली 11 में जब कन्वर्ट होगी तो ये भी होगा भाई उसको रिव्यू कर लीजिए। नहीं देखिए संवैधानिक विषय पर फैसला 11 जज की बेंच करेंगी, हाँ। लेकिन 5 जजों की बेंच पूरे रिव्यू रिपोर्ट को एक स्टडी कर सकते हैं सारे राज्यों से, सरकार से। आप आरक्षण का, हाँ, तो आरक्षण का लेखा जोखा दीजिए, देश के सामने रखिए कि आरक्षण का आज हरियाणा ने 75% आरक्षण किसी को कर दिया, कहीं किसी को कर दिया। अल्टीमेटली जिस वर्ग के लिए आरक्षण बना था उस वर्गों को आरक्षण का फायदा मिल ही नहीं रहा है। नहीं, फायदा मिलने की किसको चिंता है? साथ में ये भी बताना चाहिए कि कौन सी कास्ट आज रेडी है डीलिस्ट होने के लिए, क्योंकि उनका एक लेवल तक का डेवलपमेंट हो चुका है। ये अगर ये सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को बताना चाहिए। नहीं बताएंगे ही नहीं कोई भी। सर देखिए, मुझे लग रहा है कि देश की जनता के सामने सारे तथ्य आने चाहिए। बिल्कुल तथ्य आने चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, और रिव्यू करने की या किसको नौकरी मिली इसको किसी की चिंता थोड़ी है। ये तो हमने एक नैरेटिव बना दिया 75% रिजर्वेशन। आज की तारीख में भी अगर महाराष्ट्र वाला जोड़ लिया जाए तो 60 और 18 16 76% रिजर्वेशन है। सो पॉइंट ये है कि उसका लाभ है कि नहीं है। जो बात आशुतोष जी ने उठाई इसमें में एक नीरज जी, उसमें एक और भी एक पेच है जी। एक मिनट पांडे जी कि आर्टिकल 31A के तहत पांडे जी कंप्लीट करें, बताएं। हेलो पांडे जी, आपसे पूछा मैंने, बोले सर। जी, ऐसा है, देखिए वाजपेयी जी, जो ये चर्चा चल रही है उसको हम लोग को उसमें ट्रैक पर रहना चाहिए। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचार या उनके अनुसूचित जातियों की, ये तो देखिए सेटल्ड क्वेश्चन है कि इनके रिजर्वेशन का व्यवस्था तो संविधान ने दे दी और इनके जिसे कहते हैं जात, इनका संख्या के अनुपात पे दे दिया गया। तो उस प्रश्न में लौट के जाना, उसके बाद इसमें बखेड़ा खड़ा करना ये उचित नहीं है। प्रश्न जो आपने उठाया है वो बड़ा सीधा सा है, आखिर ये सीमाएं कहाँ तक जानी चाहिए और इन सीमाओं से क्या कोई लाभ देश को मिल रहा कि नहीं। देखिए, सारी व्यवस्थाएं देश की बढ़ोतरी के लिए बनी हुई हैं, सरकारें बनी हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है, राजनीति बनी हुई है। तो हम लोग मूल प्रश्न बिल्कुल न भूलें कि आखिर हमारे देश का, समाज का इन सब व्यवस्थाओं से लाभ हो रहा कि नहीं। इस बिंदु पर जो पूर्व वक्ता ने कहा वो बहुत अच्छी बात है कि एक पूरा रिव्यू होना चाहिए कि आखिर इसका हुआ क्या। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम लोग इस बिंदु को एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखें कि जो भी ये आज बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है इसके पीछे निहितार्थ सिर्फ राजनीतिक है। आप विश्वास मानिए कि आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए पिछले 30 साल का, रिजर्वेशन के घोषणाएं कब कब हुई, किस किस राज्य ने कब कब किया। जब सत्ता कमजोर होती है तो रिजर्वेशन की बात आती है, जब चुनाव आते हैं तो रिजर्वेशन की बात आती है। ऐसे ऐसे वर्ग अब रिजर्वेशन मांगते हैं जो उस समाज के सबसे सुदृढ़ वर्ग है। आपको दुख होगा ये जानकर कि ब्राह्मण अब रिजर्वेशन मांगते हैं। हाँ। जिनके बारे में अभी एक वक्ता कह रहे थे वो सबसे ऊपर थे, वो भी मांगने लगे, क्योंकि अब ये सारा बांध टूट चुका है। दूसरा, आपने जब गरीबी के नाम पर करना शुरू कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया, अब आप देखिए सब उसमें आ गए। ये इतना गड्ढमड कर दिया है, सारी व्यवस्थाओं को इतना इन्होंने घालमेल कर दिया है कि इस पूरे प्रश्न को एकदम बिखरा दिया है। तो मेरा कहना ये है कि इस पर बड़े शुद्ध मन से ये देखना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं उससे देश का, समाज का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, राजनीतिक लाभ में सत्ताएं बनेंगी, जाएंगी, पार्टियां रहेंगी, उजड़ेंगी, ये तो शाश्वत चलता रहेगा। लेकिन इनको एक बार ये भी तो सोच लेना चाहिए कि ये छोटे छोटे अपने परिणामों के लिए इस समाज और देश का बड़ा नुकसान तो नहीं कर दे रहे हैं। जी आशुतोष जी, क्या ये वाजिब लगता है कि पहले जो समीक्षा कर ली जाए कि 50% वाला का क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ बढ़ाने से पहले, उसके बाद अगर जरूरत लगती है तो बढ़ाया जाए?
किसी भी सीमा तक बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए नीरज जी, विराट जी की इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि समीक्षा तो होनी चाहिए, और जब समीक्षा होगी तब शायद सत्य बिल्कुल स्पष्ट सामने आ जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर आप दलित और पिछड़े वर्ग से अगर आप बातचीत करेंगे, अगर इस पैनल में अगर कोई दलित और पिछड़े वर्ग का होता तो शायद ये बात खुलकर सामने आती कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां पर अगर आप प्रोफेसर लेवल पर देख लीजिए तो आपको पूरे हिंदुस्तान में शायद 1 2 3 4 कुछ ऐसे लोग, गिनती के लोग मिलेंगे जो शायद दलित होने की वजह से प्रोफेसर हैं या फिर पिछड़े होने की वजह से वहां प्रोफेसर पहुंच पाए। वह तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि वो तमाम बहुत सी रिक्त पद जो क्यों खाली पड़े रहे और उनको समय पे क्यों नहीं भरा गया, उसके पीछे क्या कारण था, क्या इस सिस्टम के अंदर कोई इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन है क्या। तो इसकी निश्चित तौर पर समीक्षा सिर्फ इस बात की नहीं होनी चाहिए कि वहां पे लोगों को आरक्षण मिल गया और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हुई कि बेहतर नहीं हुई। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा साफ तौर पर मानना है कि अभी भी समाज के अंदर दलित तबके के प्रति, आदिवासी तबके के प्रति, पिछड़े तबकों के प्रति सामाजिक दृष्टि से बराबरी नहीं देखी जाती। अभी भी उनको घोड़े पर चढ़कर जो है शादी नहीं करने दिया था, अभी भी उनके साथ उठने बैठने की स्थिति पैदा नहीं हो पाई है। तो जब तक ये स्थिति है तब तक उस तबके को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए और सरकार की तरफ से अफर्मेटिव आरक्षण से कैसे दूर होगा आशुतोष जी, वो विषमता आरक्षण से कैसे दूर होगी? नहीं तो फिर आप कम से कम ये मिनिमम है ये। हाँ। इससे कम पर तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि अगर आप इसको भी एक्नॉलेज, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम इसको एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं होते। समस्या वहां पर है। अभी आप किसी से बात करें सब मेरिट की बात करने लगते हैं। आरक्षण मेरिट के आधार पे का प्रश्न ही नहीं है। आरक्षण तो सामाजिक असमानता, सामाजिक न्याय का सवाल है, जो बाबा साहब अंबेडकर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हो सकता है कि उनको बड़ौदा जैसे शहर के अंदर घर नहीं मिलता क्योंकि वो दलित तबके के साथ थे। आज उन स्थितियों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। और आज भी जो समाज का और सरकार के जो सबसे ऊंचे का तबका है उसमें आज भी एक खास तबके के लोगों का ही कब्जा है। वहां भी दलितों और पिछड़ों की बात नहीं है। मैं विधानसभा और लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सरकार की ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उसको आप उठाकर देख लीजिए, आप आंकड़े निकालिए, तो जिनकी आबादी 4% या 5% है उनकी हस्तक्षेप वहां पे 60% मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा। जब तक यह असमानता है तब तक तो यह आरक्षण चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए कि अगर उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो खाली पॉलिटिकल एक स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों को आप देखिए, किसी भी पार्टी को उठाइए, आप देखिए वहां सर्वोच्च पद पे कौन है। इवन सीपीएम जो अपने आप को घनघोर जाति विरोधी बताते हैं, उनके टॉप लेवल पे पंडित जी बैठे हुए हैं। ये जो सोच और मानसिकता ना, ये दिक्कत वाली है, इसमें कोई शक नहीं। हर्षवर्धन। नहीं नीरज जी, चूंकि जब इतनी देर में आशुतोष जी ने 3-4 बार ये कह दिया कि बाबा साहब को बड़ा झेलना पड़ा, बाबा साहब को बड़ा झेलना पड़ा, इस तरह से बात करने से समाज में विभाजन बढ़ता है। क्योंकि एक बार ये नाम ले लेते कि सयाजीराव गायकवाड़ जी ने, जो बड़ौदा के राजा थे, उन्होंने मुंबई से लेकर, लंदन से लेकर अमेरिका तक बाबा साहब की शिक्षा की पूरी रकम अदा की थी। ये भी बता देते तो लोगों को तथ्य पता चलता। लेकिन मैं जाति विमर्श में नहीं जाऊंगा, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल ये सामाजिक उन्नयन का मसला है। लेकिन क्या सामाजिक उन्नयन में, जैसे हम कहते हैं कि घोड़ी किसी को नहीं चढ़ने देते, दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट का भी दुरुपयोग होता है, ये हमने अभी ही देखा। लेकिन फिर भी वो जरूरी है क्योंकि बहुतायत ऐसे मामले आते हैं। अब सवाल यह है कि जो आपने कहा कि जातियों के तौर पर, तो क्या महाराष्ट्र में पटेलों को कोई रोक देगा क्या? वो भी आरक्षण मांग रहे हैं। जाट और गुज्जर के सामने कैसे पुलिस असहाय हो जाती है, ये हमने देखा, वो भी आरक्षण मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यादवों के सामने, बिहार में यादवों के सामने क्या कोई ऐसा कर सकता है क्या? मुझे ये जातीय नाम लेकर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये बार बार सामाजिक उन्नयन की बात आशुतोष जी नहीं करते। सामाजिक उन्नयन की जरूरत जो दलित हैं, SC/ST लोग हैं, उनको चाहिए। और सारी लड़ाई में कह रहा हूं, मूल जगह पे आइए ना। अति पिछड़े के नाम पर देश की संपन्न, समृद्ध, सामाजिक तौर पर ताकतवर जातियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक दलों ने जो दिया, जिसको सामाजिक न्याय कहा गया, देश के साथ धोखा किया गया, वो धोखा बंद कर दिया जाए तो इस देश में जरूरत भर का आरक्षण देकर सचमुच जो नीचे खड़ा है उसको हाथ पकड़कर हम ऊपर ले लें। लेकिन यहां तो राजनीति करनी है कि जो ऊपर खड़ा है उसको धक्का मारो
और धक्का मारते हुए दिखो, कुछ ऊपर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा, वरना सब गड्ढे में जाए, देश गड्ढे में जाए। आरक्षण की बहस ऐसे ही चलाते रहना है। जी, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से लौट के आते हैं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अमित जी से ये जानकारी लेना जरूरी है कि उनको क्यों लगता है कि ये आरक्षण देने से बात बनेगी नहीं। इस छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बातचीत हो रही है आरक्षण की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए। अब विमर्श का विषय ये है कि 50% की जो रेखा है उसको पार कर देना चाहिए। कहाँ तक जानी चाहिए, 70, 75, 80, 100, पता नहीं। इस पर एक चर्चा चल रही है क्योंकि कई राज्य इस सीमा से आगे आरक्षण करना चाहते हैं। डॉक्टर अमित, क्या आपको लगता है कि टैलेंट और सामाजिक उत्थान के बीच ये आरक्षण एक दीवार बन के खड़ा हो जाएगा? ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका कि आंसर बुद्धिजीवियों को देना पड़ेगा। मैं तो आपको बुद्धिजीवी मानता हूं, बताइए ना आपका व्यू क्या है इस पे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का व्यू बिल्कुल क्लियर है कि हम जातिगत आरक्षण या जाति से रिलेटेड, जाति इटसेल्फ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, हम जातिगत तरीके से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके खिलाफ है। आप इंडिविजुअल तरीके से किसी को अगर आपको अपलिफ्टमेंट देना है, इनेबल करना है, और अगर वो डिजर्व करता है तो आप करिए, वो उसकी जरूरत है। क्योंकि सभी देशों में है, बहुत सारे देशों में इनइक्वालिटीज है, वहां पे भी कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अमित जी, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, कुछ जो होते हैं एस्टैब्लिश और इम्प्लाइड फैक्ट्स होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे किसको आरक्षण की जरूरत है, ये जांच कर पाना, ये पता लगाना, ये डेटा बना पाना, ये मुझे लगता है इम्पॉसिबल वर्क है। अभी आप देखिए ना, जब ये आरक्षण लागू किया गया था तब भी ये साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि ये सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे है। अब उसमें 10% आर्थिक भी जोड़ दिया गया है, लेकिन मोटे तौर पे माना जाता है कि कुछ खास जातियों के लोग हैं जो पिछड़े, तो इसलिए ज्यादातर वही लोग आते हैं। लेकिन संवैधानिक तौर पर ऐसी स्थिति नहीं है, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है। जी, कंटिन्यू करें। यस, तो अभी यही मैं कहना चाह रहा हूं, हमारा ये मानना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो आया है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है। अगर आपके पास नहीं है, सक्षम नहीं, आज आप बीपीएल है, आज आपको फैसिलिटी मिल गया, आपका अपलिफ्टमेंट हो गया, आप निकल गए उस कैटेगरी से बाहर, तो ये तो इंडिविजुअलाइज्ड है ना। आज हमारी डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल इज द यूनिट। एक वोट एक इंडिविजुअल का है, जाति का नहीं है, कास्ट का नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड इंडिविजुअल पे बनता है, हमारे पास वोटिंग कार्ड इंडिविजुअल के नाम पर बनता है। तो हमारे पास डेवलपमेंट के जो पॉलिसीज होती है वो भी इंडिविजुअली टारगेटेड होने चाहिए। क्यों हम समाज को लेके चल रहे हैं साथ में? आज उदाहरण देने के लिए घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, कहाँ किस कोने में, किस राज्य के कोने में किधर कहाँ हो रहा होगा, लेकिन नहीं, उसके लिए आप रिजर्वेशन बॉम्बे में बैठे हुए संपन्न परिवार को भी दीजिए, क्योंकि ये कहाँ का तथ्य हुआ? अगर आपको लगता है कि कहीं पर इनइक्वालिटीज हैं और जैसे उन्होंने हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट्स हैं उनको डील करने के लिए, तो ये चीजें हैं और ये चीजें कम भी हो रही हैं। लेकिन अगर आप उनको बार बार कुरेदते रहेंगे और उनके नाम पे रिजर्वेशन बढ़ाते रहेंगे तो ये तो फिर कहीं भी थमने वाला नहीं है। और उसके साथ में जो रिजल्टेंट इनइक्वालिटी आएगी, न सिर्फ सवर्ण जाति को, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि ओपन कैटेगरी सवर्ण जाति, ऐसा नहीं, उन सभी लोगों को एक, जो भी मेरिटोरियस कैटेगरीज में आने वाले लोग हैं, उन सभी को एक इनइक्वालिटी झेलनी पड़ेगी। अब आप डेटा देखिए, इंदिरा साहनी के टाइम पे 1640 जातियों को ओबीसी बताया गया, आज 5500 को ओबीसी बताया गया, ये 16000 हो जाएंगी, सभी आ जाएंगे, ब्राह्मण भी आ जाएंगे इसके अंदर। फिर ये तो कहीं रुकने वाला है नहीं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बनाया गया है ये भी कर सकते हैं, वैलिड नहीं है कि 100% कर दें भाई, सबको दे दें, क्या दिक्कत है उसमें? मैं इस बात को लाइटर नोट पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं बहुत गंभीर सवाल इसके बाद लाने वाला हूं। आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी, आप तैयार रहिए। अभी तक हम लोग थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। प्रैक्टिकली मुझे बताइए, क्या इसका कोई रेलेवेंस रह गया है आज के ज़माने में आरक्षण का? सरकारी नौकरी तो है नहीं, पांडे जी ने भी डेटा गिना दिया है। अब हरियाणा ने कोशिश की चलो प्राइवेट में भी दे देंगे, उसमें भी 25 राइडर लगा दिए हैं, मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगा। क्या कोई रेलेवेंस है इसका? प्रैक्टिकली आप देखिए, प्राइवेट जॉब्स में जिस तरीके के लोगों की भर्ती हो रही है, या तो सरकार ये भी कर दे कि साहब सारी प्राइवेट कंपनियों में भी अब यही चलेगा, तब तो इसका रेलेवेंस बनता है। अदरवाइज क्या रेलेवेंस है इसका? आशुतोष जी, पहले आप। अच्छा, मैं सबसे पहली बात तो जो अभी मेरे साथी ने बोला कि भाई इंडिविजुअल आधार, हम शादियां तो इंडिविजुअल के आधार पे करते नहीं है। ब्राह्मण जब शादी करने का होता है तो गोत्र देखता है, कान्यकुब्ज शादी करता है, सरयू पारी में शादी करता है। बहुत बदल गया है।
तो ये नहीं बिल्कुल नहीं बदला। अरे बहुत अभी बदल गया हिंदुस्तान है। का समाज 80% ऐसे ही है। मैं अच्छी और मैं जानता हूं, मैं कुछ अपने अनुभव के आधार पर इस बात को कह रहा हूं। अभी भी हम दलित को अपने घर में बुलाने के लिए तैयार नहीं है। तो पहली बात तो इससे एक्सेप्ट करें कि जाति समाज का हिस्सा है। जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम शादियां अपने घर में शादियां नहीं करते हैं अपनी जाति से अलग किसी दूसरी जाति किसी दूसरे गोत्र में। तो जाति के नाम पे बात करने में हमें शर्म क्यों आनी चाहिए और उसके आधार पर हमें तकलीफ और बंटवारा क्यों होना चाहिए? ये बातें कभी नहीं समझ पाया हूं। या अगर ऐसा है तो फिर ये एक कानून बनना चाहिए इस देश के अंदर कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जाति के आधार पर शादी नहीं करेगा। हर आदमी अपने नाम के आगे सरनेम हटा देगा। आशुतोष जी, जाति है क्या? आशुतोष जी, जाति क्या है? जाति क्या है? नहीं, जाति क्या है? जाति सरनेम है क्या? जाति डिस्क्रिमिनेट करती है। जाति सरनेम है क्या? डिस्क्रिमिनेट करती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं सिर्फ दलितों और सवर्ण के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था जो ब्राह्मण है उनके बीच में वो आपस में वही कह रहा हूं ना, आप वही ले जा रहे हैं। जाति क्या है फिर? जाति क्या है? सरनेम है क्या जाति? इक्वालिटी की बात की थी। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात मैं समझ रहा हूं सर, ब्राह्मणों के अंदर भी कानकुज की शादी सरयू पारी में नहीं होगी, सरयू पारी वाले के यहाँ गौड़ की नहीं होगी, ये सब चलता, मुझे सब पता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जाति क्या है? अगर सरनेम जाति है तो कैसे ठीक कर लेंगे खाली सरनेम न लगाने से? जाति एक सोच है जो डिस्क्रिमिनेट करती है। वो सोच कहां से बनती है? वो सोच कहां से बनती है? आप किसी व्यक्ति के साथ शादी करते समय उसके गुण दोष की आलोचना करिए ना। आप ये क्यों देखते हैं कि फला जाति? वही तो मैं कह रहा हूं ना कि वो सोच बनी कैसे? आप इंसान के तौर पर नहीं देख रहे हैं, जाति की सोच कैसे बनी नहीं देख रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि क्योंकि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूं लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। फिर उन्होंने लिखा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंदर उन्होंने कहा कि जाति प्रथा ही हिंदू समाज का सबसे बड़ा दिक्कत है। और उसके आधार पर उन्होंने सारी बातें कही। तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, पहले हम एक्सेप्ट करें कि जाति प्रथा हमारे यहाँ है, उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अरे इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि क्योंकि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन जब तक हम ये नहीं समझ पाए कि जाति है क्या, आप कह रहे एक सोच है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। वो सोच कैसे डेवलप हुई मुझे ये भी जानना है ना। उस जड़ पे जाके आपको चोट करनी पड़ेगी। पांडे जी आप कहते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट कर रहा हूं, आईएएस एसोसिएशन क्यों बना हुआ है? पीसीएस एसोसिएशन क्यों बना हुआ है? आईपीएस एसोसिएशन क्यों बना हुआ है? ये क्या है? ये जातियां नहीं क्या क्या है? ये बताइए आप मुझे। कोई आईएएस अपने चपरासी के साथ बैठ के चाय पीता है क्या? डिस्क्रिमिनेशन है, रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, लंबाई चौड़ाई के आधार पर, इसमें मत जाइए अब। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि उस जड़ पे पहुंचिए, उस विषय को समझिए। खाली सरनेम हटा देने से थोड़ी जाति खत्म हो जाएगी। नीरज जी मैं तो आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैंने लिखा इस बारे में जी कि मैंने आज से 30 साल पहले अपना सरनेम हटाया और यह हमने नहीं तय किया था, हमारे बहुत सारे मित्रों ने बैठकर तय किया था। और जब सरनेम हटाने की बात आई तो उसमें सारे लोग गायब हो गए, अकेला मैं बचा। और मैंने भी अपना सरनेम हटाया और उसके बावजूद मेरे ऊपर यह आरोप लगा कि मैंने चुनाव के दौरान अपने सरनेम का इस्तेमाल किया। तो ये जाति हमारे समाज का एक बहुत ही कटु सत्य है जी। इसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद हम ये जो मर्ज है इसका रोग और इस रोग का इलाज खोजने की कोशिश करें। हर्षवर्धन, क्या प्राइवेट जॉब को बिना शामिल किए इस तरह के आरक्षण बढ़ाने का कोई लाभ होगा? रेलेवेंस? नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि आशुतोष जी अपनी कही हुई बातें आधी छोड़ देते हैं। इन्होंने ये भी बताया था कि कैसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने चुनाव के समय इनकी जाति का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था क्योंकि ये चांदनी चौक से लड़े थे। लेकिन ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये आशुतोष जी ने ही बताया था, इसलिए मुझे ध्यान में था तो मैंने कहा दर्शकों को ध्यान में रहे। तो ये जानना जरूरी है। मतलब इनकी, जैसे मैंने कहा ना कि सयाजी राव गायकवाड़ जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने बाबा साहब की पूरी फंडिंग की एजुकेशन की, उसकी हम बात नहीं करते क्योंकि हम समाज में विभाजन वाला जो हिस्सा है वो मजबूती से रखते हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण के बिना आरक्षण अधूरा है या पूरा? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसमें निजी सरकारी सब में आरक्षण कर लेंगे तो भी क्या हम सबको नौकरी दे पाएंगे क्या, जिस दिशा में हम जा रहे हैं? क्योंकि इस देश की ज्यादातर बहस इसी तरफ चली जाती है। और देखिए, हम आरक्षण पे थे, हम उसके बाद SC ST एट्रोसिटीज एक्ट पर आए और अब आशुतोष जी ने उसको शादी विवाह पे कर दिया। ये ठीक बात है कि जब हम समाज में बेहतर होते जाएंगे, जितना बेहतर होंगे तो उतनी स्थिति अच्छी होगी, हमारी समझ बढ़ेगी, हम आधुनिक होंगे। लेकिन अगर हम जातीय आधार पर ही सारा विमर्श खड़ा कर रहे हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे विवाह हो, चाहे वो अत्याचार हो, तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? और एक बात मैं जरूरी कहता हूं कि जिन लोगों को पता नहीं है उनको ध्यान में होना चाहिए कि आज के समय में ओपन कैटेगरी और OBC
ये मत समझिए कि पिछड़ा वर्ग है तो उनको आरक्षण मिल रहा है, उनकी दोनों की जो मेरिट होती है ना वो लगभग बराबर जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि असली जो लड़ाई है वो दूसरी है। हमें ये जो ब्राह्मण के सामने यादव दलित को खड़ा कर दो, यादव के सामने कुर्मी को खड़ा कर दो, उनके ये बड़ा बहुत ही स्तरहीन और बहुत घृणित प्रयास है जो आरक्षण के बहाने होता है। मुझे लगता है कि कानून इस तरह से बनना चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को जो मूल भावना थी सामाजिक आर्थिक आधार पर उन्नयन, लेकिन 50% नहीं, उसकी सीमा 10 से 20% होनी चाहिए। तय होना चाहिए कि दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब शायद हम इस विमर्श को सार्थक तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। विराग जी, रेलेवेंस। देखिए नीरज जी, ये एक आरक्षण की प्रक्रिया एक ऐसा संवैधानिक घोटाला है जो सारे राजनेताओं की सहमति से किया जा रहा है और जुडिशरी के इंटरवेंशन से ये घोटाला नहीं रुक सकता है, यह मेरा स्पष्ट मानना है। क्योंकि जब 9 जजों की बेंच का फैसला नहीं माना तो अब नया फैसला क्या होगा, कब होगा, लेकिन ये नहीं रुकने वाला है। दूसरी बात, हम घोटाले रोकने के लिए आधार को पैन से जोड़ने की बात करते हैं, राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की बात करते हैं। 3 करोड़ गरीब लोगों के राशन कार्ड कैंसिल हो गए, जिसमें लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन हम इस आरक्षण की प्रक्रिया से लाभान्वित होने वाले, जो पूरी चर्चा का सार ये है, घोटाला कैसे है कि एक आदमी 2 कार्ड रखे है, एक बीपीएल का कार्ड रखे है जिसमें बोलता है कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, और बीपीएल का कार्ड दिखा करके अनेक अधिकार हासिल करता है। और अधिकार जो जाते हैं वो उस वर्ग को जाते हैं जो बीपीएल में नहीं है। तो जब आशुतोष जी बार बार उस वर्ग की बात करते हैं, मैं 100% उनसे सहमत हूं, उनको सामाजिक शैक्षणिक सब मिलना चाहिए। लेकिन जब वो बात करते हैं क्या मराठा, जाट, गुजर, पाटीदार, जो आंध्र प्रदेश के जो हैं, क्या उन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है? जी, तो जो बीपीएल के नाम पर जो ये जो संवैधानिक जो पूरा एक घोटाला हो रहा है पूरे देश में, और ये चल रहा है अंग्रेजों के समय से, जब उन्होंने कोटा सिस्टम लागू किया। और इसकी जड़ में ये है कि जो सरकारें हैं राज्य और केंद्र की, वो अपनी जो वादे हैं पूरे करने में असफल हुए हैं, और उसकी असफलता को ढकने के लिए रिजर्वेशन का जो ये बार बार ये स्वांग रखते हैं, समय खत्म हो रहा है, ये पूरी समस्या की जड़ है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आरक्षण एक टूल है समाज के जो निचले पायदान पे लोग हैं उनको ऊपर लाने का, उनको सबल बनाने का और उनको मजबूत करने का। मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव करता हूं कि अगर एक रेस हो रही और एक व्यक्ति एक जगह पे खड़ा हो, दूसरा व्यक्ति उससे 20 मीटर पीछे खड़ा है, तो वो रेस बराबरी की नहीं हो सकती है। उस रेस को पाटने के लिए, उस रेस को इक्विटेबल बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने वर्षों तक हम कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं हुआ, नौकरियां कहाँ हैं, कौन देगा उसको, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो राजनीतिक झंझावात में फंस के रह जाते हैं। उनके सवाल जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी एक आप उन्नत समाज, मजबूत समाज और जो जातियां जिसकी भी हमने इतनी चर्चा की आशुतोष जी से, सोच से परे बनेगा। क्योंकि सरनेम हटा लेने से नहीं हटता, ये क्लास है। आप जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, जिस तरह की आपकी आर्थिक स्थिति होती है, जिन लोगों के बीच में आप उठते बैठते, वो आपकी सोच डेवलप करता है और वही आपकी जाति हो जाती है। इर्रेलेवेंट है कि आप अपने नाम के आगे पासवान लगाते हैं, वाजपेयी लगाते हैं, बड़ी गहरी दोस्ती होती है, बड़े अमीर लोग भी होते हैं वो। तो उस चीज़ को समझ के अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो शायद हम इस समस्या को ज़्यादा अच्छे से हल कर पाएंगे। और रिव्यू करते रहें बीच बीच में, क्योंकि मैं बिना नाम लिए कह रहा हूँ, मैं एक ऐसे आईएएस फैमिली को जाता हूँ जो 7, 8, 10 पीढ़ी से उनके यहाँ सब यही कार्यक्रम चल रहा है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं रिव्यू के दायरे में आना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक ऐसा विषय है जिसमें अभी बहुत चर्चा होनी है और होगी भी। लेकिन बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि नौकरी है कहाँ सरकार वाली, आरक्षण होने के बावजूद क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।